pick up some questions. Raj, if you could hear me, you can pose the questions to the respective speakers. Anyone, be it Divyanshu. Thank you, Rahul. Right now I have received just one question, so I'll proceed with that, and then Deepali ma'am can take over. This question is from Mandeep. The question goes like this: how the migrant workers will uplift their socio-economic conditions in this pandemic situation? So as we all know that most of the migrant workers have already reached their home, and वहाँ पे already कमी है काम की, जिसकी वजह से उन्होंने शहरों की ओर रुख किया था और अब वो वापस अपने घर आ गए हैं. So in that particular scenario, जब उनके अपने घर पे खुद जॉब्स नहीं है और कमाने के साधन नहीं है, ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा जो भी स्पीकर सुन रहे हैं, जो भी इसको बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने, मनदीप जी ने नाम मेंशन नहीं किया है. सो मैं चाहूंगा जो भी स्पीकर इस पे अपने विचार व्यक्त करना चाहें, उनका पूरा स्वागत है. जी मैं कुछ बोलूं? जी बिल्कुल अजय जी. जी देखिए, दो चीजें हैं इसमें. एक तो सबसे मेन है कि जो लोग अब गांव लौट गए हैं, तो गांव में उनको रोजगार अगर मुहैया कराना है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी चरमरा गई है, उसको बेहतर बनाने के लिए वही करना होगा हमें. जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उसको और अधिकार देने होंगे, और जो मैंने बताया था कि जनपद की में क्या रिसोर्सेज हैं, क्या संभावनाएं हैं, उसको यथाशीघ्र उसकी मैपिंग करके उसके आधार पे कोई व्यवस्था, कोई उद्योग शुरू करना पड़ेगा. और दूसरी चीज है, जो लोग जैसे सपोज दिल्ली, मुंबई या दुनिया के अन्य देशों में कैसे मैंने पारदेशीय लोगों पे अध्ययन किया, वो बहुत सारे लोग अपने ना गृह जनपद में, यानी जो उनके रूट्स रहे, जैसे आरा से गए मॉरिशस के लोग, बस्ती से गए फिजी में जो लोग हैं, वो चाहते हैं अपने गृह जनपद के में आकर कोई इंडस्ट्री बनाना, कोई रोजगार. उसके लिए कुछ टेक्निकल परेशानियां आती रही हैं. तो मुझे लगता है उन लोगों को अपने स्वदेश के साथ, यानी स्वभूमि के साथ जोड़कर, और इन मजदूरों की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है इसको दूर करने में हम अपने उन भारतवंशी लोगों का भी सहयोग ले सकते हैं. और क्योंकि उनका एक ऐसा आत्मीय जुड़ाव है ना, कि वो चाहते हैं, क्योंकि उनको याद है कि वो भी ऐसी स्थिति परिस्थिति में अनुबंधित श्रमिक बन के गए थे, और आज भी कहीं ना कहीं जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है उसने ये दिखा दिया है कि उनकी स्थिति भी कमोवेश वही रही. लोगों ने उनका उपयोग किया और जब विकट परिस्थितियां आई तो उनका साथ छोड़ दिया. ऐसे में जो उस दर्द से गुजरे हुए लोग हैं, और जो नए नए यंग युवा पीढ़ी जो इंटरप्रेन्योर्स के तौर पे, मुझे लगता है उनको बड़े शहरों की बजाय छोटे शहरों में जाकर कोई नई शुरुआत, नए स्टार्टअप्स की तरफ देखना होगा, क्योंकि तभी हर एक व्यक्ति जो परेशान है उसको कुछ ये आर्थिक सुरक्षा उसकी सबसे पहले जरूरी है, जो हो पाएगी. थैंक यू अजय जी. आपने आई गेस मनदीप जी के सवाल का बहुत अच्छा और पूरी तरीके से जवाब दिया है. एंड आई गेस मेरा खुद का भी एक सवाल था डॉक्टर शबाना के लिए, दैट उन्होंने बात करी है कि जो सारा का सारा फोकस है वो शिफ्ट हो गया है एशियन कॉन्टिनेंट के ऊपर, जिसमें इंडिया और चाइना आर प्लेइंग मेजर रोल. एंड जिस तरीके से जो ग्लोबल सिनेरियो है, वी हैव नोटिस कि ज्यादातर फोकस जो है मोनार्की की तरफ बढ़ता जा रहा है, बिकॉज जो डेमोक्रेसी के पिलर्स माने जाते थे, इंडिया और यूएसए दोनों काफी हद तक सिनोनिम हो गए हैं जो इन देशों को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे ये यूएस में डोनाल्ड ट्रंप हैं एंड इंडिया में मोदी जी हैं. इन द सिमिलर वे चाइना ने भी जिस तरीके से लेट गो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंटशिप को, कि 2 टर्म्स के बाद भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस आर वी गोइंग टू सी इन द पोस्ट कोविड एरा? बिकॉज जितना भी हम देख रहे हैं, काफी हद तक पूरे के पूरे देश सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की तरफ देखते जा रहे हैं. एंड ये देखा जा रहा है कि जो मेजर प्लेयर्स हैं वर्ल्ड में, जैसे इंडिया है, चाइना है, एंड अब कुछ हद तक यूएस शायद वापस बाउंस बैक करेगा बिकॉज वहां इलेक्शंस आने वाले हैं. सो किस तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ज्यादा इम्पीटस मिलने वाला है? एंड जो वर्कर्स हैं, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है सभी जगह, तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है. तो क्या इसमें हम मान सकते हैं कि कोई एक नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी जन्म दिया जा सकता है? देखिए, ये बताना मेरे लिए कि नया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आएगा विश्व भर में या नहीं मुश्किल है, but at least in terms of and also I would like to link this with another question that I read in the chat about economic protectionism.
जो नैरो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म का एक वेव आ गया था, लाइक आई सेड प्री कोविड ऑल्सो, especially with the US and China trade war that we saw, and with Donald Trump taking over, the whole idea of the Western nations, particularly we saw that Brexit hua, which is a sort of indication that they do not want to get involved with a larger grouping. वो अपने ही अंदर nationalism, अपने nation को अलग हटा के रखना चाहते हैं EU से. Similarly, in the US, we saw Donald Trump making bigger claims. In fact, उन्होंने तो पूरा wall ही बना दिया. On a similar front, we saw that there are a lot of other countries, if I can go on and on, which has been practicing a trend of protectionism, no doubt. But at the same time, it's very difficult to really predict that there is going to be narrow economic nationalism, because जो भूमंडलीकरण as a process है, it is too big a concept to really reverse that. What we can expect is that कि जो pace है वो low down होगा, and probably when there is always a cycle of economic growth, there are green shoots at a time, there is economic boom at a time, and then there is recession at a time. And like I said, 4 of the SAARC countries are going through an economic recession. US has a decreased growth by 6%. So generally, therefore, there is going to be some trends of inward-looking behavior. But at the same time, अगर आप बात करें monarchy की, that I don't think so is correct at all. On the other hand, we see that if I talk about my specialized area, Myanmar में अगर आप देखें 2011-12 में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाया गया कि by 2015 that really was implemented. बट जो उनका मिलिट्री रूल था, जो हम म्यांमार में तात्मदाव बोलते हैं sorry. So the Tatmadaw really, at least in terms of principles, gave up power, and then we saw that democracy, whether it is just on paper or in reality, is again, these are very nuanced debates कि actually क्या हो रहा है वहाँ पर. But at least in principle, we saw Myanmar becoming a more democratic country in the last 5 years. So I don't really agree that we are moving towards a monarchy-like situation. Yes, the fact that there is a tendency of a one-person rule is increasing, but at the same time, we have to remember that is a very that's a basic feature of many only powerful countries. Not every country is actually going through such a thing. China, again, like I said, at many levels, our Xi Jinping is, there are rumors, again, I can't really say assertively, but there are rumors that there have been some cracks in his leadership way of his functioning. So, and in the US also, now particularly with the November elections coming up, the entire rally has been focused on how we should, how US should really look at China and how it should deal with China, and China bashing, to put it bluntly. So yes, there are going to be a sort of economic nationalist policies and protectionism, but these are pre-COVID changes that had already come about. With COVID, I don't really see anything drastically in terms of protectionism. What we in turn will probably look at is, like US now going increasingly to Vietnam, for example, trying to drift away from China and Chinese products and trying to open up new factories and things in industries in Vietnam. So these are interesting alternatives that are definitely going to come about. And within, since I'm already speaking with the permission of the chair, there was another question on, India-Nepal border issue by somebody. I'll just take 2 minutes to answer this. That the India-Nepal border issue is something that has been, that has come really as a surprise for India, because this again was a situation or a story that never really came up earlier. It goes back to 1816 with the Treaty of Sagoli. And with Nepal now claiming that Kalapani, Lipu Lake and Limpiadhura area is falling within their territory is really
disturbing for India as well. But we have to see that probably, like our army chief has said, that probably these are just attempts via Nepal by China to provoke us for whatever reason. Nepal, their statements, at least because I'm associated with the think tank in Nepal, their stand is that India and China, Nepal would really sit and solve the issue. But what really the issue is what is problematic, because all these years Nepal has really not brought up this issue. And it is said that the discrepancy is regarding the territory east of the Mahakali River. So there is a problem with terminologies while demarcating border, which really comes up and down. Even with the Siachen issue long back, we saw that all these border issues really are just attempts by countries to try and poke once in a while for whatever reason. So I hope that answers the query. Sure, definitely, and thank you very much, Shabana. Raj, Divyanshu, one question which I would like to ask Shabana. So, Bana, when you were mentioning about the India-Nepal dispute, the whole issue of the Mahakali River, do you think that is it something related to the leadership in Nepal also, as in the Moili, who seem to be a radical left supporter? So, do you think that it is related to the leadership question also? I don't think that is an issue just particularly with this leadership. We have seen KP Oli take very aggressive positions for sure. But at the same time, Nepal as a country, if we look at their president, for example, Vidya Devi Bhandari has gone out of their way, and Nepal is actually trying to make a sort of mark, particularly with the revival of BIMSTEC. We also see the BBIN coming in. So these multilateral initiatives are also providing a platform for Nepal, in fact, to speak up on their own for a change. Because at least the younger generation, I was in Nepal in January, and the sense that I got was that the younger generation is very quite anti-India, to be honest. But at the same time, the elder generation, I've not spoken to any officials there yet, but the elder lot are more diplomatic, and they still agree that India is a big brother that needs, they need their support. But they have understood, or at least they portray such, that they have understood that China and India are two big players. They've acknowledged that, who are really taking advantage apparently of Nepal. The sense is that. And I think this is what has really translated into Nepal trying to tell India that it's not to be taken granted for. At the same time, after 39 years, there was a visit by the president of Nepal in Myanmar to celebrate the commemorative year. And Myanmar, again, is a country which is very strategically located at the gateway of South and Southeast Asia. And China is making inroads into the Indian Ocean through Myanmar. So the president really going there and saying that we are here to have good relations with you is actually a larger part of Nepal, not just its leadership. I guess any other leader would also, of course, the leadership plays a part in the scenario, but I don't agree that it is just to do with KP. Dr. Deepali left. So after taking one or two more questions, we should proceed towards to the end of the webinar. Definitely, Pankaj sir, I would request Deepak ji, क्या हम लोग continue कर सकते हैं question answer अभी? One or two more, I think. Because already 11:20. Sure. Okay. So अभी एक question आया है रघुवेंद्र यादव जी का. This question is for Dr. Dinesh Chahal. And the question goes like this, that आपने अपनी speech में mention किया था that we should leave yesterday and look ahead towards tomorrow. So आपने yesterday को जिस तरीके से, वैसे तो इन्होंने काफी comprehensive way में अपनी बातें रखी थी, but इनका एक question फिर भी है कि क्या yesterday से आपका तात्पर्य यहाँ history का था, कि क्या हमें अपना past भूल जाना चाहिए बिल्कुल, और जो पहले की जितनी भी गलतियां थी और जितने भी events हुए हैं, क्या उन्हें भूलकर हमें एक नई पड़ाव रखना चाहिए टुमारो की तरफ, या किस, आपका इशारा किस तरफ था? दिनेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? Divyanshu, I think Dinesh sir is busy with another meeting.
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Anyway, मतलब should I clear this question? मतलब मैं अगर Sure. इसको थोड़ा सा, हाँ, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज। जी सर। हाँ, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि यहाँ yesterday से मतलब हम ये नहीं लेना चाहिए, या इंटेंशन ऑफ स्पीकर ये रहा होगा कि हमें अपने अतीत की अच्छाइयों को भुला देनी चाहिए। अगर यहाँ पे yesterday या कल से मतलब ये हो सकता है कि अगर हमसे कल कुछ ऐसी गलतियां हो गई हो जो नहीं की जानी चाहिए थी, तो मैं समझता हूँ कि शायद उनका इंटेंशन वो हो कि उनको भुला करके हम आगे को सोचें, क्योंकि कभी कभी हम अपने अतीत में इतने लॉस्ट हो जाते हैं कि आगे आने वाली समस्याओं या आगे आने वाली परेशानियों या आगे आने वाली अच्छाइयों को समझ नहीं पाते। इसलिए हम उस पास्ट से निकल के फ्यूचर की ओर चले। अदरवाइज बीइंग एन इंडियन, हम अपने अतीत को कभी नहीं भुला सकते, अपनी अच्छाइयों को, अपने जो जितने भी हमारी अचीवमेंट्स हैं, कैसे उनको भुला सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि उनका इंटेंशन रहा होगा। वही रहते हुए पंकज सर, पंकज जी सिर्फ 30 सेकेंड इस सवाल पे, वैसे तो वो स्पीकर नहीं है, उनको ही जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं पंकज सर आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ एक्चुअली। लेकिन मुझे लगता है राघवेंद्र जी का जो सवाल है, उसका जो इशारा है, वो इशारा जो कुछ बातें गुरु प्रकाश जी ने की थी बाद में, उसको देखते हुए है कि ठीक है, उनको भुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो किन स्थिति और परिस्थितियों में थी उसका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन ने भी हमें बहुत डिवाइड किया है। तो हमें बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या व्यवस्था थी और कैसे उसको बताया गया और हम आज कैसे जानते हैं। जैसे कि वर्ण व्यवस्था को लेकर मैं ज्यादा नहीं, एक लाइन है कि न जन्मना बच्चों वसलो होती न होती ब्राह्मणों, कमुन्ना वसलो होती कमुन्ना होती ब्राह्मणों। अगर इस चीज को हम समझ लेंगे तो कल तक मैं अगर प्रोफेसर हूं और आज मैं प्रोफेसरशिप से हट गया, तो ये बहुत सारी परिस्थितियों को ध्यान में देखते हुए हमें लगता है उनको समझा जाना चाहिए। तो इसीलिए तो पंकज सर जैसे विद्वान जो हैं, आप उनसे ज्यादा ये चीज लेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। जी थैंक यू। थैंक यू अजय जी, आपने काफी अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया। एंड अब बस अब एक आखिरी क्वेश्चन हम और लेना चाहेंगे, उसके बाद हम श्योर द लास्ट क्वेश्चन इज पुट अप बाय आनंद रंजन, and this is something we already discussed in the last webinar, but since it has again been put up on the portal, so मैं चाहूंगा कि कोई एक इसका एक crisp answer दे के इस सवाल का जरूर समाधान किया जाए। This is regarding the role of civil society in the pandemic. To what extent it has been successful or any lacking, or how much has it been able to overcome these issues? So this is regarding the role of civil society. So I would request any of the speaker to please take up this question in a very crisp manner, because we are already short of time. जी थैंक यू। मैं बस एक लाइन में इसका, देखिए लोकतंत्र में लोक को तंत्र की समझ होनी चाहिए, और मुझे लगता है सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकतंत्र में तंत्र की समझ अगर लोग को नहीं है तो परेशानियां वहीं से आती हैं। तो इसलिए मैंने अपने डिस्कशन में भी कहा था कि हमें संविधान बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन वो कैसे हमको उसको उसी के आधार पे चलना है, अपने समाज की व्यवस्था करना, उसके लिए उसकी समझ आम आदमी तक कैसे पहुंचेगी, कैसे होगी। तो सिविल सोसाइटी को जब उसकी समझ भी विकसित करानी है, क्योंकि सिविल सोसाइटी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सिविल सोसाइटी का रोल तो हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, और अभी ऐसी परिस्थिति में सबसे, आप देख लीजिए, सरकारों से ज्यादा सिविल सोसाइटी के लोग इस परेशानी में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जिनके पास अंडरस्टैंडिंग है अपनी व्यवस्था में ही कर रहे हैं, कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए नहीं कर पा रहे हैं, शायद उनको अंडरस्टैंडिंग का अभाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तंत्र की समझ और बेहतर विकसित करानी पड़ेगी अपने नागरिकों को। और मैं भी इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर अजय जी ने जो कहा कि हम उस सोसाइटी में जहाँ पे हम बहुत सारे भेदभाव में बढ़ जाते हैं, छोड़ें उस भेदभाव को, कि उसमें हमें ऊंच नीच को और उस चीज को, एक धर्म होना चाहिए जो खासकर हम समाज का परहित और पर पीड़ा को हम समझ पाए। पीड़ा पहुंचाना ही अधर्म और पीड़ा को कम करना वही धर्म है। कि बहुत पीड़ा पहुंचाई एक वर्ग को चाहे किसी भी वजह से, लेकिन हम अब सोचें कि कैसे सारे जो अंतिम आदमी की बात महात्मा गांधी जी करते थे
उस अंतिम आदमी तक सर्वोदय कैसे हो, तो वो हमें सोचना होगा। सिविल सोसाइटी का रोल यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके साथ हम काम कर पाए तो जी जागृति बिल्कुल इस तरह दिनेश की लानी जी, बिल्कुल होगी। दिनेश जी। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा से कि वो कुछ शब्द कहें, और उसके बाद रविंदर जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ें और इस सेमिनार को एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ाएं। श्योर। हमने अपनी एक जर्नी शुरू की। गुहार ने फर्स्ट वेबिनार शुरू किया था और इसी सीरीज का ये थर्ड वेबिनार है। जिस प्रकार गुहार ने अपनी प्रगति दिखाई है, निस्संदेह मैं समझता हूं कि इसका भविष्य अत्यंत उत्कृष्ट है। अब रही बात आज के इस वेबिनार के ऊपर, काफी मैच्योर थॉट्स निकल कर आए। हर एक स्पीकर अपनी इंटेंशन में क्लियर थे। उनकी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स, उनके आर्गुमेंट और एक जो कंपोज अपीयरेंस उनका था वो काफी बढ़िया लगा। मैं समझता हूं कि जो जितने भी आजकल वेबिनार चल रहे हैं, ये उन कुछ वेबिनार्स में से अच्छे वेबिनार हैं ये। और खास करके मैं दीपक जी से और राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये रिकॉर्डिंग हुई है तो उसे वो यूट्यूब पे डालें या फेसबुक पे शेयर करें या अवेलेबल करवाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई हवाबाजी नहीं हुई है। सबने एक प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर रेफरेंसेज अपनी बात रखी है। अब रही बात, जहां तक दो चार कुछ बातें निकल कर आई, खास करके जो भूत भविष्य वर्तमान को लेकर के अजय जी ने भी एक टिप्पणी की और पहले भी है कि सही में देखिए, कोई भी जो शास्त्र होता है, कोई भी विषय या कोई भी साहित्य लिखा जाता है, हमें उसे काल सापेक्ष समझना चाहिए। और यदि उस काल में उस गलती की ओर ध्यान नहीं गया तो हम युवकों का, हम युवाओं का, हम लोगों का ये कर्तव्य है कि उन गलतियों, जिसने हमारी सोसाइटी को बांटा है, जिसने हमारे समाज को विखंडित किया है, उसमें पुनः परिष्कार की आवश्यकता है, उसमें पुनः संशोधन की आवश्यकता है। ऐसे चीजों को हमें अपने चिंतन से निकालना चाहिए, जरूर निकालना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है। तो ये बातें आई, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, संगच्छध्वम संवदध्वम, ये सारे मूल मंत्र हमारे इस आज के वेबिनार के निकल कर आए हैं। जिस प्रकार से यह युवाओं का वेबिनार है, तो हम तो चाहेंगे कि या तो एक प्रीफिक्स लगा दें या एक इनफिक्स लगा दें कि यूथ नेशनल वेबिनार, ये करके अगर करते तो ये और अच्छा होता। और पहली बार देखा कि पार्टिसिपेशन ऑफ, जो हम कह सकते हैं कि बोथ साइड इन द सेंस वुमेन और मेन, ये डिवीजन नहीं है, लेकिन जनरली हम क्या देख रहे हैं कि वेबिनार्स में केवल पुरुष ही बोलने के लिए आते हैं। एक इनिशियली थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, जिसके कारण डॉक्टर दीपाली जी को हम लोग सुन नहीं पाए, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाए। और इन फ्यूचर मैं दीपक जी से भी कहूंगा कि जब भी कभी हो उन्हें गेस्ट बना के लाएं और उनसे हम लोग प्रॉपर सुने, या क्यों ना हम गुहार की तरफ से एक फेसबुक उनका प्रॉपर 1 घंटे का एक लेक्चर करवाएं, क्योंकि इट इज आर मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी तरफ से ये। और टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है, तो एकोमोडेट 7 lectures in 2 hours, it's just difficult, especially on webinar. So again, sorry from my side, sorry from her side also. It shouldn't be happen in future also. Our speaker should be, given the respect and all the time to speak about the things. काफी अच्छा लगा, और मैं तो इसके साथ एक इनहेरेंट रिलेशन से गुहार से जुड़ गया हूँ। दीपक तो मेरा फैमिली फ्रेंड है, राहुल जी को भी मैं कभी इनवाइट करूंगा। इतने नजदीक होते हुए इतने दूर हम लोग आपस में देख रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा जब तुम मेरे पास आना, प्रिय नहीं मेरे मित्रों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छा रहा। Thank you, sir. A very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Ravinder Kumar from Gurukul Kangri University, Haridwar. On behalf of Guhar Committee and entire fraternity, I extend a very heart vote of thanks to our chief guest, Dr. Pankaj Kumar Mishra, who graced us with their presence and guidance. Thank you, sir, for their sharing your word of wisdom. Now, I would like to express thanks to our available speakers, Sri Guru Prakash ji from Patna University. The way he told us about new age leadership in the time of crisis
that should be open-minded, was really informative and useful in today's scenario. Now our next speaker is Ms. Radhika Sekhar from Niti Aayog, Government of India, who enlightened us with gender impact on COVID-19. She gives deep insights into the topic of COVID impact on society. He will be the valuable facts. And then I further like to express a wealth of gratitude to Dr. Dinesh Chahalji from Central University of Haryana. It was a real privilege and honor for us to listen such ideas about how can uplift our society and nation. These are the facts that we have to implement in our daily life, to implement the society as well as for the nation development. Now, our next speaker, I would like to extend my thanks, Dr. Shabna Barua from Hindu College, University of Delhi. She gave deep insights about the geopolitical readjustment in Asia and how India can tackle this type of the challenges that we are facing in these pandemic situations. And I would like to thank Dr. Ajay Kumar Singh from Central University of Jammu, who gives your ideas, knowledge and finding about the indigenous solutions about the socio-economic development. Now I would like to thank our committee member or advisors, Dr. Uma Shankar Pandey, Dr. Amna Mishra, Dr. Sandeep Kaushik, Dr. Parmanand Burman for their enormous guidance and for making this webinar a huge success. Now I would like to thank our motivated team and dedicated members of the Guhar societies, Dr. Rahul, Deepak, Kaustav, Devanshu, Devraj, Rohit, Jyoti, Shurdeep, Pradeep and Manisha. Thank you guys for your good efforts. I especially thank all the participants for paying your attention and give the valuable time. This cannot be successful without your attention and your precious time. It will be a great day with you all. Stay home, stay safe and be happy. Thank you all of you. Thanks a lot.